अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक लेसन नंबर 31 ऑफ इकोनॉमिक 401। तो इसमें हम इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस करें, एक आपके पास इन्वेस्टमेंट लफ्ज़ है और दूसरा लफ्ज़ है आपके पास इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ठीक है, कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और उसकी डिमांड कितनी है और ये कर्व किस रूटीन से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ बैरिंग फॉर द फर्म। कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व आपके पास क्या चीज़ बताती है, ये रिलेशनशिप है आपके पास इन्वेस्टमेंट का और कास्ट बारिंग टू द फार्म, यानी कि फार्म जो लेती है बैंक से कर्जा लेती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई टैक्स उसके ऊपर ऐड कर लेती है कर्जा लेने के ऊपर, या सब्सिडी दे देती है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे इंक्लूड होंगी, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे ये आपके पास इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है। ठीक है, ये आपको पास ये रिलेशन बताती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट और फार्म को जो उसके ऊपर कास्ट पड़ रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑन सच बैरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑब्वियसली नेगेटिव। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, सिंपल सा रीज़न बता देते हैं कि इसको आपने कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखें, इंटरेस्ट रेट जैसे ही ज़्यादा होगा ना, आपके पास सूद ज़्यादा होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी। इस तरह ये आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट इस कर्व से शो हो रही है और इंटरेस्ट रेट आपके पास इस रेट से शो हो रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट आपके पास कम होगी। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपने कम करके यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे था, इंटरेस्ट रेट कम करके यहाँ पे ले आए हैं, तो आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे थी, अब इन्वेस्टमेंट आपके पास इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास किस किस्म की हो सकती हैं, तो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरियस टाइप। इन्वेस्टमेंट की बहुत सी किस्में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल हो सकती है, नॉन रेजिडेंशियल हो सकती है, परचेज ऑफ प्रोड्यूसर्स हो सकती है, या आपके पास जो फैक्ट्री के लिए इन्वेंट्रीज रखते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 में ये चीज़ डिस्कस है कि रेजिडेंशियल आपकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो आपके पास डिपेंड करती है कि लोगों के पास विलिंगनेस कितनी है हाउस बॉय करने की। ठीक है, अगर लोगों के पास घर खरीदने की इस्तात ज़्यादा होगी तो आपके पास रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। अगर उनके पास पैसा कम है, वो घर नहीं खरीद सकते, तो आपके पास ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है ये आपके पास कम हो जाएगी। इसके बाद नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अब बात वही कंस्ट्रक्शन पे ही है, लेकिन अब नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है। तो नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, जो फर्म्स लेती हैं, कोई प्रॉपर्टी लेती हैं, या वो किसी आप कह लें कि पैसे दे के रेंट पे कोई जगह लेती हैं और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती हैं, तो ये तमाम नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होगी। और ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये विलिंगनेस टू एबिलिटी ऑफ फार्म्स टू बाय एडिशनल कमर्शियल स्पेस। क्या आपके पास जो फार्म्स हैं वो कितनी एडिशनल स्पेस रख सकती हैं। ठीक है, कितना आपने काम को बढ़ा रही हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ सारी डिपेंड करती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है जी, द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल परचेज डिपेंड अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो आपके पास जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके ऊपर ये डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर्स डिपेंड करती है कि उसने कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है या करंट और एक्सपेक्टेड सेल में आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो ये चीज़ आपके पास वेरी करेगी। उसके बाद चेंजिंग इन बिजनेस इन्वेंट्रीज कब चेंज होगी। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, स्टॉक होता है। तो बिजनेस के लिए आपके पास स्टॉक कब चेंज होगा, जब आपको पता हो कि आने वाले टाइम में आपके पास आपकी सेल ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा स्टॉक करेंगे। जब आपको पता होगा कि आने वाली सीज़न में हमारी कम चीज़ बिकेगी तो आप कम स्टॉक करेंगे।
उसके बाद जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड बैलेंस। अब देखिए इंपोर्ट क्या चीज़ होती है, एक्सपोर्ट क्या चीज़ होती है। नॉर्मली तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि जो हम पाकिस्तान में चीज़ें हमारे बनती हैं और बाहर जाती हैं उनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और जो हम बाहर की चीज़ें हुई अपने मुल्क में दरामद करते हैं उनको हम कहते हैं इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट आर गुड एंड सर्विसेज दैट परचेज इन अनदर कंट्री एंड कंज्यूम इन होम कंट्री, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इसको उलट हो जाएगा, जो कि हमारे होम कंट्री में बनती हैं और बाहर भेजी जाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास है a country import related to level of income, exchange rate, domestic prices relative to prices in foreign countries। आपकी जो इंपोर्ट है ना, जो बाहर से दरामद कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये चीज़ें मायने में बिठा लें कि लेवल ऑफ इनकम, क्या लोगों के पास कितना पैसा है, एक्सचेंज रेट, जो कि अभी फिलहाल डॉलर चल रहा है कि आपके पास आपके कितने रुपए दे के आपको एक डॉलर बनता है, एक्सचेंज रेट इसको कहते हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस रिलेटिव टू फॉरेन प्राइसेस। अब इस बात को देखें कि आपके पास एक चीज़ की कितनी कीमत है, जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है, और जो चीज़ बाहर से आप लेके आ रहे हैं उसकी कितनी कीमत है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टैरिफ्स, फॉर एग्जांपल आपकी इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, ड्यूटीज लगती हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड बैलेंस। क्या चीज़ होती है? तो ट्रेड बैलेंस आपके पास होता है, ट्रेड बैलेंस इज एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर इंपोर्ट, ठीक है, कि जितनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके पास ट्रेड बैलेंस है। और नेगेटिव ट्रेड बैलेंस आपके पास डिफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आपके पास नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, जैसे कि अभी हमारे रुपए की कदर गिर रही है, तो ये हमारे पास डिफेक्ट है। बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चेंज विद द टाइम, इट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अ कंट्री ट्रेड बैलेंस टू चेंज ओवर टाइम, ठीक है, कि कंट्री की कभी एक्सपोर्ट बढ़ती है कभी इंपोर्ट बढ़ती है, तो इसलिए ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या चीज़ होती है? ये आपके पास होती है गवर्नमेंट प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू, आई आपके पास एक्सपेंडिचर है, और जी आपके पास जो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च करती है, ठीक है, या सब्सिडी देती है फॉर एग्जांपल, या उनको एम्प्लॉयमेंट को तनख्वाहें देती है या बेनिफिट्स देती है, ठीक है, या उनसे टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये सारी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज़ है? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, या तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या क्या होंगे कि वो कुछ चीज़ लोगों से ख़रीदेगी या सर्विसेज खरीदेगी। फॉर एग्जांपल अभी जो लोग एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट उन लोगों से सर्विसेज खरीद रही है, उनको पैसे दे रही है, तो या गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसी चीज़ के ऊपर, या गवर्नमेंट किसी लोगों को फ़ायदा देने के लिए उनके पास पैसा उनको देती है, ठीक है। या एक तो ये चीज़ होगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, सेकंड आपके पास जो गवर्नमेंट टैक्स हासिल कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब टी माइनस जी क्या है? आपके पास टी, आपको याद होगा कि टी हमने पढ़ा था टैक्स, माइनस जी आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जितना गवर्नमेंट किसी मुल्क के ऊपर टैक्स लगाती है ना, जितनी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसमें से आप एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के माइनस कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है फिस्कल बैलेंस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, टी माइनस जी आपके पास होता है फिस्कल बैलेंस, कि जितना टैक्स लग रहा है उसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर माइनस करें तो ये आपके पास फिस्कल बैलेंस होगा। तो अगर आपके पास टैक्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं टैक्स से, ठीक है, गवर्नमेंट से खर्चे ज़्यादा हैं टैक्स से, तो आपका जो बजट होगा ना वो डिफलेक्ट बजट होगा, यानी कि वो क्या कहते हैं, आपका बजट जो है वो खसारे में जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान का बजट होता है कि गवर्नमेंट के अखराजात तो ज़्यादा हैं लेकिन टैक्स आमदन कम है, तो इस बजट को हम कहते हैं बजट डिफलेक्ट, यानी कि खसारे वाला बजट। और अगर आपके टैक्स ज़्यादा है और आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको कहते हैं फिस्कल और बजट सरप्लस। तो ये खैर पाकिस्तान में बहुत कम ही होता है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा हो और उसकी एक्सपेंडिचर कम हो। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस बजट कब कहेंगे? जब गवर्नमेंट के टैक्स और
एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये बैलेंस बजट होगा। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री लाइन अप्रोच क्या चीज़ होती है? ये आपके पास लाइन अप्रोच होती है कि जितनी आपके पास स्पेंडिंग्स हैं उतनी आपके पास इनकम भी होनी चाहिए। तो सारा इसका लिखा हुआ यही है कि अगर आपके पास ये वाई लाइन आपके पास आपकी अमाउंट को शो कर रही है और ये आपके पास स्पेंडिंग्स को शो कर रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना ये वाली, ये शो कर रही है कि आपके पास जितनी भी खर्ची होंगी उतनी ही आपके पास एक्सपेंडेशन होगी, उतनी ही आप स्पेंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास 45 डिग्री लाइन बनेगी। ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास y इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट स्पेंडिंग के ऊपर, तो आपके पास ये 45 डिग्री लाइन। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएंगी और आपके पास पैसे कम हो जाएगा तो ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये सारा रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से आपने जो चीज़ याद रखनी, जैसे ये याद रखने की एग्रीगेट सप्लाई आपके पास इक्वल होती है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी यहाँ पे कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक आउटपुट बन रही है 650 किसी भी COL इसने मान लिखे हुए। ठीक है, इस तरह कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग्स है उसकी स्पेंडिंग्स आपके पास 550 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 100 रुपीज़ की हो रही है और नेट एक्सपोर्ट वहाँ पे 10 रुपीज़ की हो रही है। तो ये सारा आपके पास स्पेंडिंग्स कितनी हो जाएंगी? स्पेंडिंग आपके पास सारी 680 हो जाएंगी। ठीक है, सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा, तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है? आप ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है कि स्पेंडिंग्स कितनी है आपके पास, स्पेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं ये सारी आपके पास आ जाएंगी। तो इन सबको ऐड किया तो आपके पास 680 आ गया। ठीक है, इसमें से 650 माइनस करेंगे तो आपके पास 50 आ गया कि आपके पास 30 आपके पास रुपीज़ बच रहे हैं। तो बाकी भी सारी ऐसी लिखी हुई है आपको जस्ट समझाने के लिए। बाकी वही आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस एग्रीगेट डिमांड आपके पास कहता है कि आपके पास जो मनी होगी ना, सॉरी ये कह रहा है अगर आपके पास टैक्स ख़त्म करें इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, ये आपके पास कंजम्पशन फंक्शन बन जाएगा C इक्वल A प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू आपके पास एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो इसको आप y क्या कह रहे हैं, C की वैल्यू, ये जो C है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करके आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाना है। ठीक है, तो इसको मज़ीद फर्दर डेवलप करके इसने ये वाला फार्मूला लिख लिया है। तो बाकी यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल सी, जस्ट वो फार्मूला इसने यहाँ पे लगाया है और आपके पास y की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे फिर वो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा है कि आपके पास विड्रॉल इक्वल होने चाहिए इंजेक्शन के। ठीक है, विड्रॉल आपके पास क्या चीज़ होती है, S प्लस T प्लस M और आपके पास इंजेक्शन होते हैं I प्लस G प्लस X। बाकी यहाँ पे क्या कहता है जी, एक्सपेंडिचर टेकिनियंस मल्टीप्लायर। अब ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी ना ये वाली, ये लास्ट वाली, इसमें 1/1 माइनस बी आपके पास किनियंस मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्टिंग to the 550 line approach, the term 1/1 minus b is called Kinnear's multiplier. ठीक है, and it is factor by which equilibrium output incoming and expenditure increase in response to increase in aggregate demand। क्या आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये आपके पास कैसी बढ़ेगी, ये आउटपुट आपके पास कैसी बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड की शक्ल में? तो ये कह रहा है द हायर बी इज़ बिगर मल्टीप्लायर। जब आपके पास बी ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपके पास ये जो मल्टीप्लायर है ना ये के की वैल्यू आपके पास बिगर हो जाएगी। बाकी ये दोनों आपने याद रखनी है बातें कि हायर वैल्यू ऑफ बी विल बी द बिगर विल बी द साइज ऑफ बिगर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू स्मॉल होगी तो आपके पास लोअर साइज ऑफ मल्टीप्लायर होगा। यहाँ तक था लेक्चर नंबर 31। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह।